हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ योर लास्ट यूनिट एंड जो भी मैंने कहा था, मुझे आज ये वीडियो मतलब अपलोड या शूट करते हुए मुझे बहुत ही बेहद खुशी हो रही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका कोर सब्जेक्ट है जो कि 4 क्रेडिट का है, शुरू से लेकर अब मतलब लास्ट तक कि लास्ट वीडियो है इसमें मैं यही बोला हूँ कि ये कोर सब्जेक्ट है। वो कोर सब्जेक्ट में सबसे ऐसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कि जिसको अगर आप एक बार भी पढ़े हैं ना, अच्छे से भी पढ़े हैं और थोड़ा सा भी आप जैसे अभी आपका एग्ज़ाम थोड़े दिन के लिए डिले हो गया है ना, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अगर आप इसमें कम मतलब प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो मैं आपको बिल्कुल एज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत से टॉपिक ना भूल जाओगे। तो टॉपिक ना भूलो, इसके लिए मैं सबसे बेहतर आपके लिए उपाय बताता हूँ कि रोज़ रोज़ थोड़ा ना थोड़ा मतलब हर टॉपिक को देखा करो। तो चलिए सबसे पहले आज जो है लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 5 है। तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक हमने पूरा कोशिश किया कि आपको जितना अच्छा से समझा सको उतना हमने समझाया। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 आपका सबसे बड़ा यूनिट है। देख सकते हैं कि 35 यहाँ पे देख सकते हैं 35 पेजेस का पीपीटी है, 35 पेजेस। अगर इसको मतलब लेक्चर में जब आपके मतलब फैकल्टी पढ़ाए होंगे, अगर आपने क्लास किया होगा तो आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला ये यूनिट है। सबसे ज़्यादा मे बी 1 मंथ तो ले ही लेगा अगर अच्छे से बताया जाए तो। बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है जो मतलब अभी तक हमने यूनिट बताया, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, यूनिट नंबर 2 भी डिफिकल्ट है, 3 एंड 4 बहुत ईजी बहुत ईजी, और 5 तो मतलब कह सकते हो इन दोनों यूनिट का बाप कह सकते हो आई थिंक। मतलब दोनों यूनिट को कवर करने वाला बहुत ज़्यादा यूनिट है, बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक है। देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ अगर अच्छे से कर लेते हो ना, तो यूनिट नंबर 5 में हम आपको कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता देते हैं। अगर उसको भी आप पढ़ के जाओगे तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। जस्ट अगर हम आपको एक एग्जांपल बताएं तो देखो, मैं जो हूँ मैं पूरा यूनिट कवर करके जाता हूँ। मतलब शुरू से मेरा एक मानना है कि पूरा शुरू से मतलब पूरा क्रॉस करता हूँ, पूरा मतलब पूरा क्लास करता हूँ और पूरा कंप्लीट क्लास करने के बाद मैं पूरा यूनिट कवर करता हूँ। लेकिन जो मेरा रूममेट है, इफ़ आई टॉक अबाउट माय रूममेट, देन वो भी क्लास करता है लेकिन लास्ट में वो 3 यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब केवल 3 से 4 यूनिट को इतना अच्छे से कवर करके जाता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा यूनिट कवर करें, कंप्लीट यूनिट को आप कवर करें फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। अगर आप अच्छे से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब जो भी आपको यूनिट अच्छा लग रहा है, अगर 3 यूनिट में कवर करके जाते हो ना, तो आराम से 40+ लाओगे। कितना आता है मेरा देखो, 50 मतलब 45 से मेरा 50 होता है, उसका भी 40 से 50 के बीच में ही नंबर आता है। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा टॉपिक कहते हैं ना, ज़्यादा भी कंटेंट अगर आपके अंदर आता है ना तो आप भूल जाते हो और जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो नहीं लिख पाते हो। तो सेम वे हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना भी हम बताएंगे उसको आप छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन, शुरू में फिफ्थ जो फोर्थ यूनिट है उसमें भी मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड यूनिट में मैक्सवेल इक्वेशन आया एंड फैराडे लॉ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ट्रांसफार्मर एंड इमोशनल मतलब ट्रांसफार्मर एंड मोशनल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे पहले आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये जो टॉपिक है ना इसको मैंने पीपीटी में लेना भूल गया। तो मैं यही कहूँगा कि इसको ज़रूर देख लेना। देखो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद बात करूँ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे भी है, मैक्सवेल इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये प्रोपगेशन में कैसे मतलब मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर से जरूर देख लेना। ये जो लॉस डाइलेक्ट्रिक है ना ये भी आता है। मतलब अगर हम अपनी बात करें तो ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहें ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आप छोड़ नहीं सकते, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर है, पिछली बार 7 नंबर में आता। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो ये मतलब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव है, इससे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। जो ट्रांसमिशन लाइन है इससे भी 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो मतलब पढ़ने के लिए तो हमने पूरा पूरा कंटेंट ही पढ़ा था, लेकिन सोचो केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही टॉपिक से क्वेश्चन एराइज किया था। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा मतलब कंटेंट ही पढ़ें, लेकिन हाँ जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बोला पॉइंटिंग वेक्टर एंड जो ये ट्रांसमिशन लाइन स्मिथ चार्ट अगर पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार आने के चांसेस है। मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं वो क्वेश्चन आने के थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जैसे नहीं आया है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन, ये सब क्वेश्चन पे जितना भी हमने बोला उसको बिल्कुल अब मतलब लीव नहीं कर सकते हो।
चलो आपको हम जो भी यूनिट है ये 5th यूनिट, मतलब देखो 5th यूनिट तो उतना अच्छे से हम नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि 5th यूनिट जो आपका है उतना अच्छा सा मैं डिपिक नहीं कर सकता, क्योंकि इसको डिपिक करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता, और मुझे पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो यूनिट है ना आपका 5th यूनिट, ये जो भी EMFT की हम बात करें तो EMFT जिस एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन करता, जैसे बार बार मैं बताता हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE लेवल एग्जामिनेशन, एंड उस एग्जामिनेशन में EMFT का जो 5th यूनिट है उतना ज़्यादा नहीं आता है। या गेट में भी अगर बात करें, गेट में भी जो EMFT का जो रेशियो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर सब्जेक्ट। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे से, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, देन आपको कुछ टॉपिक हमने बताया, उस टॉपिक को आप 5th यूनिट से पढ़ लो। 4th यूनिट तक हमने बहुत ही अच्छे से आपको सभी टॉपिक को बताया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। देखो अभी सोचो कि 5 मिनट तक ये लेक्चर ही हो रहा है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट में मैं आपको एक पूरा स्ट्रेटजी, एक रोड मैप दे रहा हूँ कि किस रोड मैप से आप पढ़ोगे तो अच्छा से अच्छा आप EMFT में स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, जस्ट अभी प्रीवियस ईयर हमने 50 कितना हुआ है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है, 51 या 54, मे बी 54, आई डोंट नो, 54 मतलब 54 ही होगा। हमने अपने सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने अपना रिजल्ट दिखाया था, तो EMFT में हमने 54 पाया। तो आप भी पा सकते हो भाई, क्यों नहीं पा सकते हो, आप तो उससे अधिक पा सकते हो, क्योंकि हमने बिल्कुल अपना, जहाँ हमने कमी किया था, जैसे हमने मैग्नेटिक, फिर से आज भी बता दे रहा हूँ, जो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन और इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन है, जल्दी जल्दी में हमने इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक और मैग्नेटिक की जगह हमने इलेक्ट्रिक कर दिया था। लास्ट में इसको इतना ज़्यादा ई की जगह एच की जगह मतलब डबल राइटिंग कर दिया कि वहाँ से मेरे नंबर कट गए होंगे, एज आई एम होपिंग। सो आप ऐसा गलती मत करना, जितने भी टॉपिक हमने बताया है उसको जरूर पढ़ना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं कोशिश करूँगा कि 40 से 45 मिनट के बीच में ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, और सभी डेरिवेशन को बताने में हमने बताया ना 1 मंथ तो लग ही जाएगा, अगर टीचर पूरा अच्छे से पढ़ाए, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ाए। हमारे खुद जो फैकल्टी वो 1 महीने से अधिक लिए थे, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए सबसे पहले यूनिफॉर्म प्लेन वेव हमारा टॉप मतलब चैप्टर का नाम है। सबसे पहले होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस मीडियम। ये पिछले वीडियो जो हमारा 4th यूनिट है, वो 4th यूनिट में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। देखिए सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो EMFT है, EMFT तो मैं मतलब जितना हो सका मैंने कवर किया ही अच्छे से। लेकिन EMI की अगर बात करूँ तो EMI में जो आपका EMI सब्जेक्ट है ना थर्ड सेमेस्टर में, इसका मैं पूरा कोशिश करूँगा कि एकदम निचोड़ आपको दूँ। फर्स्ट यूनिट आप जाकर देखें ना, एक मतलब लेक्चर पूरा अपलोड है, उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मतलब ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ना मेरे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आता है, और गेट में भी वो आता ही आता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखना उसको जाके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका PPT बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको मतलब वीडियो प्रोवाइड करूँ जितना मैंने कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के बारे में पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ। जिस सिस्टम का इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा एंड म्यू, इप्सिलॉन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, इसको कंडक्टिविटी, इसको परमिबिलिटी जब ये तीनों कांस्टेंट हो तो उस मीडियम को होमोजेनियस मीडियम कहते हैं, और ये तीनों अगर कांस्टेंट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस मीडियम कहते हैं, राइट। ये 1 नंबर में पूछ सकता है। अब आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है, जिसमें इप्सिलॉन नॉट, जो ये म्यू है, एंड सिग्मा वैल्यू डू नॉट चेंज विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ चेंज ना हो। जैसे आइसो मीन्स सेम एंड ट्रोपो मीन्स डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के साथ अगर चेंज ना हो तो उसे हम आइसोट्रोपिक मीडियम कहेंगे। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम जस्ट अब जान ही गए हैं कि जब इसमें चेंज नहीं हो रहा तो इसमें चेंज होगा, मतलब विद द वैल्यू विथ डायरेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो वैल्यू है चेंज विद डायरेक्शन, अगर चेंज हो तो हम क्या बोलेंगे, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब लीनियर नॉन लीनियर आप जानते हो कि लीनियर मीडियम किसको कहते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। तो ओम्स लॉ आप जानते हो कि J इक्वल टू सिग्मा EV, एक हमने फर्स्ट यूनिट में बताया था कि ये मतलब कैसे प्रूफ होता है, इसको भी हमने समझाया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। J इक्वल टू सिग्मा ई जो है आपका क्या है, ओम्स लॉ है। अब D इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट E फर्स्ट यूनिट से पढ़े हैं। देखो ये जो हमको 5th यूनिट है ना, आप जब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4th यूनिट नहीं पढ़ोगे 5th यूनिट समझ ही नहीं आएगा। सबको कंपाइल करके मतलब सबका यूज करके ये 5th यूनिट बनाया है, इसलिए इसको लास्ट में रखा है। तो D इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट जानते हो, E इक्वल टू ई के जगह पे इसने इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या क्या रखा है, इप्सिलॉन नॉट E रखा। इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपने पढ़ा होगा इप्सिलॉन नॉट E होता है, तो इसने इप्सिलॉन के जगह पे इप्सिलॉन नॉट E रखा, और प्लस ये P। अब ये कहाँ से आया, अब जब तक पीछे का यूनिट आप नहीं पढ़ोगे, पीछे का अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से जब आगे यही मतलब ये ओम्स लॉ को ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते होगे कि B इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, तो म्यू नॉट के जगह पे क्या लिखा, म्यू नॉट के जगह पे H म्यू नॉट लिख दिया। अब म्यू के जगह पे म्यू नॉट H लिखा। अब ये कैसे आता है आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये हमने लीनियर मीडियम कैसे होता है ये हमने बताया।
अब आगे हम बात करें तो चार्ज फ्री मीडियम, देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन हाँ 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि चार्ज फ्री मीडियम क्या होता है। चार्ज फ्री मीडियम उसे कहते हैं जहाँ रो की जो डेंसिटी होता है ना वो 0 के बराबर होता है। वेव इक्वेशन, हेल्म्स होल्ड इक्वेशन होता है, ये आपके क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछ सकता है भैया। तो ये जो आपका होता है ना, देखो अभी आप जस्ट अगर मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो मैक्सवेल इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नहीं कर सकते, प्रीवियस जो 4th यूनिट है उसके 1 मैंने बताया था कि डेल्टा क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डी बी अपन डी टी होता है। बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, ये तो आप जानते होगे। तो ये बी की जगह पे म्यू नॉट एच रखा, ठीक है ना, बी की जगह पे म्यू नॉट एच। अब बी की जगह पे म्यू नॉट एच रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो म्यू नॉट एच, तो ये जो है ना बी को मतलब यहाँ से म्यू को बाहर ले लेगा, एच को मतलब डी एच बाई डी टी ले लेगा। ये जो इक्वेशन है ये आगे अभी आएगा, तो इसे याद रखो। ये हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ये मैक्सवेल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप याद रखना कि म्यू नॉट क्रॉस वेक्टर ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टी वेक्टर एच बाई डी टी होता है। अब कैसे आया, बस आपको ये याद रहना चाहिए। अब ये याद रहेगा तो बी की जगह पे म्यू नॉट एच रख देंगे, आपका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसको अभी जे एच इक्वल टू इतना हमने प्रूफ किया अभी। अब इतना हम जब वैल्यू रखेंगे फिर डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई रखेंगे। देखो जब तक आपका प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ ना कि एमएफटी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर मज़े में लोगे ना तो ये आपके साथ मज़ा कर जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि जो 5th यूनिट है ना, 5th यूनिट कम से कम जब मैं पढ़ रहा था तो 5 बार कम से कम मैंने इसको प्रैक्टिस किया था। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखना बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना थ्योरी है कि कितना थ्योरी रटोगे यार, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ पढ़ो। जे इक्वल टू सिग्मा ई अभी हमने बताया, डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई हमने रखा, और फाइनली इप्सिलॉन नॉट ई और डी इक्वल टू इतना ही है। इक्वेशन नंबर 2 ये भी आप याद रखना, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये हमारा थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। अभी हम कल ही प्रूव किए थे कि जो डेल डॉट ई इक्वल टू रो वी होता है। अब यहाँ पे रो वी इक्वल टू जीरो, अभी आपने देखा कि चार्ज फ्री हम मीडियम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो जब जीरो रखेंगे तो डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट अभी रखा। अब इप्सिलॉन नॉट को जीरो के बराबर हम कर देंगे, तो ये जो है ना अभी हमने प्रूफ किया था, पिछले वीडियो में भी मैक्सवेल इक्वेशन डेल्टा डॉट ई इक्वल टू जी प्रूफ किया था। अब यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, आप जानते होंगे म्यू नॉट एच। जब म्यू नॉट एच रखेंगे तो ये जीरो के बराबर है, तो म्यू को हम जीरो के बराबर रखेंगे तो डेल डॉट वेक्टर एच इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा चारों मैक्सवेल इक्वेशन 1 बाई 1 हमने आपको बताया। अब जो है फैराडे लॉ क्या होता है, टाइम वेरिंग फील्ड। फैराडे लॉ आप जानते होंगे, फैराडे लॉ इज जस्ट सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। मतलब फैराडे लॉ ये क्लोज सर्किट में जब क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को रखते हैं तो वो उसमें इंड्यूस होता है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक बाय द सर्किट, दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ एक्सप्रेशन। तो फैराडे ने एक्सप्रेशन दिया था, ये आप 12th में ही पढ़े होंगे। अब मैं यहाँ पे पढ़ूँ आपको समझाऊँ इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना है, यू नो कि माय 6th सेमेस्टर क्लासेस इज गोइंग ऑन। तो इतना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, एक आपको स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बता दे रहा हूँ। अगर उस प्लानिंग और एक उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ज़रूर से ज़रूर आप 50+ तो स्कोर कर ही लोगे, राइट। इतना ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट को, और क्या कह सकते हैं मतलब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पूरे यूट्यूब पे छान मारोगे कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि स्टूडेंट ही जानता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने उस चीज़ से अभी जस्ट 1 साल पहले ही एक्सपीरियंस लेके आया हो। तो आगे बताएं, वी एम एफ इक्वल टू, अभी मतलब आप जानते हो एल एन डी फाइव डी फाइव बाई डी टी, आपने लेंज लॉ पढ़ा था, इक्वल टू एम एफ इक्वल टू एल एन डी फाइव बाई डी टी पढ़ा था, वही है। यहाँ पे माइनस डी फाइव मतलब फाइव से लिखे हैं या लेमडा से लिखे हैं, वही एन टर्न के लिए लिया, तो ये हमारा लेंज लॉ होता है, राइट। ये लेंज लॉ, अब लेंज लॉ हम वेव इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे आगे हम देखते हैं। ये मतलब लेंज लॉ लेमडा इक्वल टू एन फाइव के बराबर होता है। ये सब आप पढ़ लेना, हम टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे वीडियो मतलब जो भी पीडीएफ है प्रोवाइड हो जाएगा। कुछ मतलब पीडीएफ पड़ी हुई हैं, और कुछ पीडीएफ के कुछ चार्जेज हैं, तो चार्जेज आप देख के ले सकते हैं, राइट। तो आगे हम बात करें ट्रांसफॉर्मर एंड मोशनल जो ईएमएफ हैं फोर्सेस, ये हम पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो वी एम एफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। तो यहाँ से अभी हम क्या पढ़ेंगे कि इन द टर्म ऑफ बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ समझना ध्यान से। देखो वी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी आपने पढ़ा है। वी एम एफ जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वी इक्वल टू ई डॉट डी एल आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। पहले हमने आपको बताया कि वी एम एफ इक्वल टू क्या होता है, जो ये ई डॉट डी एल के बराबर होता है। तो यहाँ से वी एम एफ इक्वल टू ई डॉट डी एल, और अभी आपने देखा यहाँ पे वी एम एफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना होता है, देखो दोनों का रिलेशन इतना होता है, और यहाँ से हमने इतना पढ़ा, ये यहाँ पे वी एम एफ दोनों इक्वल हैं।
जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमने इक्वल किया। तो ई डॉट डी एल इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ये देखो माइनस डी फाइव बाई डी टी, और अभी फाइव की जगह पे हम बी डॉट डी एस लिखे हैं। तो ये आपका जो है ना इन द टर्म ऑफ बी एंड ई, मतलब दोनों को जो अभी हमने केवल जहाँ पे ये जो है ना ये केवल मतलब हमने वी एम एफ इक्वल टू ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ा, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे ना तो हमारा जो लेंज ला ई मतलब वेक्टर ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बी डॉट डी एस अपन डी टी के बराबर हमारा होता है। तो ये इसका भी यूज़ आएगा। आप सभी इक्वेशन को बहुत ही ध्यान से देखो कैसे प्रूफ हो रहा है, हमने बताया। आगे यहाँ पे सब कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। तो अगर हम बात करें तो तीन तरह से हम जो है ना ये जो लेंस ला है तीन तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा जो ट्रांसफॉर्मेशनल एंड मोशनल ईएमएफ फोर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वाई वेरिंग स्टेशनरी लूप इन टाइम वेरिंग फील्ड। देखो यहाँ पे पहला जो है ना पहला लेंस ला कैसे हमारे मतलब किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला मेथड जो होता है ना स्टेशनरी लूप, लूप जो है ना पे स्टेशनरी होगा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका एग्जांपल आपका सिंपल से ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होता है ना, देखो ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो कॉइलिंग होती है जानते हो, प्राइमरी वाइंडिंग कॉइलिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अभी सी टी पी टी पढ़ोगे जब हम ई एम आई का थर्ड या फोर्थ यूनिट जब हम आपको समझाएंगे ना वन सेट लाएंगे तो उसमें या आप पढ़े भी होंगे जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग स्टेप डाउन स्टेप अप होता है। तो इसमें हमारा वाइंडिंग जो होता है ना वो स्टेशनरी होता है। तो जो हमारा लूप होता है यहाँ पे लिखा है कि जो लूप होता है वो स्टेशनरी होता है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो ये हमारा जो पहला मेथड होता है ना वो ट्रांसफार्मर के लिए। दूसरा जो मेथड है ना टाइम वेरिंग विद द लूप एरिया स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका एग्जाम्पल जो होगा ना टाइम वेरिंग लूप, लूप जो है चेंज होगा लेकिन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। देखो डीसी मोटर, डीसी मोटर में आप जानते हो कि यहाँ पे क्या लगा होता है। अरे कैसे डीसी मोटर बनाते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ देखो ऐसे बनाते हैं है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल मान लो, ठीक है, ये हमारा साउथ पोल मान लो, ठीक है, ये हमारा साउथ पोल। इसके बीच में हमारा क्या होता है, ये वाइंडिंग होता है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक होता है, लेकिन हमारा जो ये हमारा जो मतलब वाइंडिंग होता है, जो हमारा रोटर होता है वो रोटेट होता है। तो यहाँ पे लूप जो है ना एरिया जो लूप है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्टैटिक है। यहाँ पे स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है। तो ये हमारा डीसी मोटर का एग्जांपल हुआ। और तीसरा जो होता है दोनों वेरी करे, टाइम भी वेरी करे और हमारा लूप भी वेरी करे। तो इसका सभी का मतलब ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपको प्रूफ आ भी जाता है, नहीं भी आता है। तो ये आपने अभी पढ़ा होगा बी डॉट डी एस, अभी हमने बताया था। इक्वेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देख लेना आप, क्योंकि इतना मैं बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। बस इतना ये देखो कि आपको शुरू में हमने बताया था कि जो मतलब जब आप प्रूफ करोगे ना कुछ नहीं है, देखो बता ही देता हूँ कि जो ये आपका बी डॉट डी एस इक्वल टू इतना के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टोक्स जो थ्योरम है ना, स्टोक्स थ्योरम हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो स्टोक्स थ्योरम जानते होंगे कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में हम चेंज करते हैं। तो जब हम दोनों जगह से यहाँ पे जो मतलब डेल डॉट ई है और यहाँ पे जो डेल डॉट ई आएगा, शायद यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कहीं से कंपेयर करके लास्ट में लिखते हैं। देखो मैं शुरू में ही बता दिया था कि ये यूनिट को हमको अगर समझाना पड़ेगा बहुत अच्छे से तो मुझे पढ़ना पड़ता। मैं पढ़ा नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उसको मैं डीपीक अच्छे से करूँगा, ये आप देख लेना। अब आगे हम मैक्सवेल इक्वेशन की हम बात करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन हमने पिछले प्रीवियस मतलब फोर्थ यूनिट में बताया था कि डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म में आपका मैक्सवेल इक्वेशन लिखने को आता है और 2 नंबर में जरूर आ जाता है। तो पहला मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी होता है इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखे तो इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डॉट डी वी के बराबर होता है। अब ये आपने पढ़ा होगा, ये गॉस लॉ का क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। गॉस लॉ के विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम ये मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट प्रूव करते हैं। हमारा डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है। ये कैसे होता है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मतलब जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना वो नहीं होता है। अभी हमने प्रीवियस जो हमारा यूनिट नंबर 4 था उसमें हमने प्रूफ करके दिखाया था। तो डिफरेंशियल फॉर्म में इतना होता है, जब इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर आगे हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो ये जो होता है ना हमारा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, ये हमने अभी प्रूफ ही किया था, शुरू में स्टार्टिंग में हमने प्रूफ किया था। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में, अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो ये लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस के बराबर होगा। ये हमारा फराडे लॉ है, अभी जस्ट प्रूफ किया था भाई, अभी जस्ट प्रूफ किया था इसको भी हमने प्रूफ किया था। तो ये आप जाके देख लो, अभी मतलब इसमें कुछ नहीं है कि डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं और इंटीग्रल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल से हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमने थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट में बताया था।
अब आगे वेव इक्वेशन बात करते हैं। तो देखो हमने बोला था ना कि जो ये हमारा ये मतलब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले हम बता देते हैं फर्स्ट पेज पे हमने बोला था, आपको अगर याद होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने कैसे प्रूफ किया था, हमको एकदम स्टार्टिंग में बताए थे कि ये जो है कैसे हम लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच वेक्टर अपॉन डी टी है हमारा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब वेव इक्वेशन को हम प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन वही था ना, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कर लेंगे। जब कर लेंगे तो कर लेने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डेल से दोनों तरफ हम क्रॉस लेंगे। जब क्रॉस लेंगे तो ये जो होगा ना, ये दोनों जो हैं मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके साथ ये डॉट वेक्टर में आ जाएगा। अब इसका लैप्लासियन क्या होता है, ये सब कुछ हमने फर्स्ट यूनिट बताया था। तो अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आप जानते होंगे, जब हमारा मतलब ये मैथमेटिक्स में जब थ्री डॉट मतलब थ्री क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है और ये इसके बाहर चला जाता है, ये फार्मूला होता है। तो ये आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कहाँ से आएगा। अब ये वन शॉट में मेरे बस की बात नहीं है, सिंपली कहूँ कि एक एक चीज़ बताऊँ, बस ये होता है ना कि जब ये तीन क्रॉस मतलब प्रोडक्ट होता है तो दो जो एक मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट जो होते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में रहते हैं और ये जो बीच वाला होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इतना ही समझो, आगे मतलब ये उसके बाद माइनस में हो जाता है और ये इन दोनों का प्रोडक्ट होके ई जो है बाहर निकल जाता है, ये हमारा फार्मूला होता है। माइनस म्यू नॉट एच डी एल के बराबर हो जाएगा। तो आप ये देख लेना और लास्टली जब फाइनली जब सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन नंबर 2 3 4 5 जो भी हैं आप देख लेना, हम बोले हैं ना कि पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वहाँ समझ जाओगे। तो इतने के बराबर होता है और जब फाइनली आप फाइंड करोगे तो आपका वेव इक्वेशन इतने के बराबर आएगा। और इस यही वेव इक्वेशन जो है आगे फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे ये इक्वेशन है आप देखते जाना। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग वेक्टर स्किन डेप्थ, उसको मैं चलता हूँ आपको कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हमारा मतलब वेव इक्वेशन वो आएगा, इसको हम मैग्नेटिक वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये हमने पढ़ा था, मुझे पढ़े हुए 1 साल हो गया, मैंने कभी रिवाइज नहीं किया। हमें जब आपको समझाने की बात आई तो हमने पीडीएफ देख के बना दिया, लेकिन अगर समझाना होता तो मुझे तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ूंगा मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। बस हाँ, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, एक मतलब लाइन लेंथ दिखा दे रहा हूँ, उस लाइन लेंथ पर आपको चलना है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं चल चुका हूँ और मैंने चल के 70 में 54 या 51 नंबर ला दिया, ये काफ़ी है मेरे लिए। मैंने अपने टाइम पे मेहनत किया, आप अपने टाइम पे मेहनत करो, बस दैट्स सिंपल। एम आई राइट ना। कमेंट करना मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या, सही बात है भाई, गलत कहाँ से है। ये आपका टाइम है, आप मेहनत करो तो हमने बता दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ आप पढ़ लेना, हम चलते हैं सीधे पॉइंटिंग वेक्टर और जो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझा देते हैं। देखिए फिर से ये हमारा टाइम, देखिए यहाँ पे जो टाइम वेरिंग और फेजर डोमेन में ये भी आपका पूछ देता है। ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है टाइम, देखो टाइम से है ना डी बाई डी टी मतलब डी एच बाई डी टी, ये आपका टाइम डोमेन है। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन को इसको लिखोगे ना तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, जे ओमेगा से जो को जहाँ भी डी टी है ना वो माइनस जे ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा, बस इतना याद रखो। जो हमारा डी टी है ना वो माइनस जे ओमेगा म्यू से हमारा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस। तो देखो हमारा शुरू में ये क्या है, डेल क्रॉस ई है, डेल क्रॉस ई। अब यहाँ पे ये डी टी को क्या लिख देंगे, माइनस जे ओमेगा म्यू और एच एस लिख देंगे, बस यहाँ पे देखो ऐसे ही लिखेंगे इधर, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जे ओमेगा से हमारा जो डी टी है ना, यहाँ पे टाइम इंटीग्रल जो होगा फेजर में जाएगा तो डी ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, चारों जो हैं मतलब ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है, ये जो है वैसे ही हो जाएगा क्योंकि इसमें टी तो है ही नहीं, सिंपली हम लिख देंगे। तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने प्रूफ किया था वेव इक्वेशन, दोनों वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में इतना आता है। अगर देखो नहीं भी आता है ना तो इक्वेशन रट लो और लास्ट में इक्वेशन लिख के ऐसे बॉक्स बना दो। तो जहाँ अगर मान के चलो 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आया है, अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखते हो अगर, तो 3 नंबर 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा लिखते हो उसके, अगर पूरा नहीं याद आ रहा है तो आपको फॉर्मूला जो है ना वो तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम में दिया हुआ है, तो टाइम में क्या करना है, इसके जगह पे जी ओमेगा रख लेना है, केवल जी ओमेगा, इसके जगह पे जी ओमेगा। तो देखो ये तो ऐसे ही हो गया, म्यू सिग्मा यहाँ पे जी ओमेगा हमने लिखा, फिर यहाँ पे ई एस आ गया, फिर यहाँ पे हमने जी ओमेगा रखा, बस सिंपल दैट्स इट। इसमें कुछ करना ही नहीं है, जहाँ भी डी टी है वहाँ पे जी ओमेगा रखना है। टाइम डोमेन से जब हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, टाइम डोमेन से फेज डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाया। अब आगे जो होता है ना, इन दोनों का यूज करके हम अल्फ़ा बीटा और गामा निकालते हैं। देखो अल्फ़ा जो होता है ना, एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट, जिसका
मतलब जो एसआई यूनिट होता है नेपर पर मीटर, ये 2 नंबर में पूछ लेता है। फेज शिफ्ट कांस्टेंट रेडियन पर मीटर होता है। प्रोपगेशन कांस्टेंट तो इसे हम गामा के नाम से बुलाते हैं, जो कि मीटर इनवर्स होता है। ये जो होता है ना, ये मतलब ये कहाँ से आता है इसके लिए मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। मैं इतना कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका थ्योरी देख लेना कैसे कैसे प्रूफ करते हैं। अब मुझे प्रूफ तो इतना याद नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ता, तो बस ये आप देख लेना। हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है देख लो, जो भी है सब कुछ हमने प्रोवाइड किया। हम अभी 10th पीडीएफ पे हैं, हमको 35 पीडीएफ तक आपको कवर करना है और टाइम 24 मिनट हो गया है और मुझे अपना भी पढ़ना है, तो बस हम आपको वही टॉपिक बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ज़रूर आप देख लेना। देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, यहाँ पे वीपी क्या होता है, ये देखो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते भाई। जो आपका ये जो हम मतलब ये बता रहे हैं बीपी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसे फेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और वेन इतना मतलब जेड बराबर, मुझे इतना याद ही नहीं आ रहा है ना, नहीं तो मैं आपको समझा देता। तो आगे हम बात करें, चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो एवरेज जो वेलोसिटी जो पॉइंटिंग वेक्टर, हाँ पॉइंटिंग वेक्टर तो हमें बताना ही है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इक्वल टू ई क्रॉस एच इक्वल टू पी के बराबर होता है। ई वेक्टर ई पी के बराबर होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया था, इस साल भी आ ही सकता है, मतलब हर साल आता है, तो आप देख लेना। अब ये जो एवरेज पावर है ना, ये भी आता है। एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं, ये पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये मैं आपको जरूर बताता हूँ। जैसे अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू तो पूछेगा ही पूछेगा, एटोनेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, और जो आपका गामा था, गामा क्या था, बताओ बताओ बताओ, भूल गया ना, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार गामा क्या था। गामा क्या था, कहाँ गया भाई गामा, गामा यहीं पे था यार कहीं, एक मिनट। अल्फ़ा बीटा गामा यहीं हमने पढ़ा था ना, अल्फ़ा बीटा गामा यहीं कहीं पढ़ा था। आप लोग देख लेना, इसका वैल्यू जरूर पूछता है। तो आगे हम चलते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा एटोनेशन कांस्टेंट जो भी फेज वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप छोड़ना मत, ज़रूर पढ़ लेना। आगे हम बात करें तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा पीडीएफ हैं, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, अपने टाइम में हमने बहुत पढ़ा था। आगे स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ भी जरूर पूछता है, 2 नंबर या 7 नंबर भी पूछ सकता है। स्किन डेप्थ इज नथिंग, स्किन डेप्थ का अगर डिफिनेशन बताएं तो स्किन डेप्थ जो होता है ना, देखो यहाँ से ये आप ऊपर का जो है डेरिवेशन क्या होता है आप पढ़ लेना। जब मतलब जब आगे पढ़ोगे ना, तो वेन वेवलेंथ वेव ट्रेवल 1/रूट में पाई फ्रीक्वेंसी म्यू और सिग्मा जो कंडक्टिविटी है, डिस्टेंस इन द कंडक्टर, देन एक्सपोनेंशियली फैक्टर इक्वल टू, जो एक्सपोनेंशियली फैक्टर इन्वर्स होता है 0.3, ये इसके बराबर होता है ना, तो हम स्किन डेप्थ का मतलब हमारा कंसेप्ट आता है, जो हमारा ई आता है, ये दोनों जब बराबर करते हैं तो ये हमारा डेल होता है 1/अल्फ़ा के बराबर होता है। अब ये कैसे आता है, जब आप पढ़े रहोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा। तो स्किन डेप्थ इज नथिंग, स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ इज द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ विच एंड ईएम वेव पेनिट्रेट द मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2 नंबर में जब स्किन डेप्थ पूछे ना, तो ये डिफिनेशन मत बोलना कि आपको लिखना है। Skin depth is the measure of the depth to which an EM wave, electromagnetic wave, can penetrate the medium। और जब ये आपको मतलब लिखोगे, जब पेनिट्रेट करता है, जो डेप्थ क्या होता है, जो डेप्थ होता है जो पेनिट्रेट करता है मीडियम को, उसे हम स्किन डेप्थ कहते हैं। और ये जो स्किन डेप्थ है ना, देखो ये स्किन डेप्थ अभी हमने बताया था 0.368, यहाँ पे आया भी था 0.368, 0.3 इसके बराबर होता है। तो ये अब जो मतलब स्किन इफेक्ट आता है स्किन डेप्थ, तो ये मतलब डायग्राम आपको बनाना होगा। जो 0.368 है ना, इतना जो है ना पेनिट्रेट करता है मीडियम को, उसी को हम स्किन डेप्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक है ये डेल, इसी को स्किन डेप्थ कहते हैं। देखो यहाँ पे डेल कहाँ गया भाई, डेल 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 डेल, यहाँ यही डेल, डेल इक्वल टू 1/अल्फ़ा। तो ये सब लिखना मत बोलना जब आपके एग्जाम में आता है, तो ठीक है। तो आगे स्किन डेप्थ के बाद हम पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर एंड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, अगर डिफिनेशन में बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन point where the transmitter is located to the another point with receiver by mean of electromagnetic wave. The rate of such energy transportation कैन बी ऑब्टेन बाई मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके हम जो है एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वह पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करके। पॉइंटिंग वेक्टर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपने मैक्सवेल इक्वेशन सबसे पहला पढ़ा था कि जो आपका डेल क्रॉस ई इक्वल टू होता है म्यू माइनस म्यू नॉट एच के बराबर होता है। अब आगे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इतना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को यूज करके हम पॉइंटिंग वेक्टर को प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ हम आपको बिल्कुल अच्छा समझाते हैं, ये आता भी है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें दोनों तरफ से ई से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई, ठीक है। जब दोनों तरफ देखो, यहाँ पे ई हमने ई से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी ई से मल्टीप्लाई किया, जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे ई आ जाएगा एक केवल, ठीक है। और
यहाँ पे जो है ई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिग्मा, एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे जब ई से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये सिग्मा ई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जब फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हो जाएगा ई बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन में डॉटिंग विथ साइड ई से हम करेंगे फॉर बट वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ से अभी जो हमने बताया था, देखो शुरू में हमने बताया था कि जब ए क्रॉस बी का डॉट वेक्टर करते हैं तो वो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई होके और इन दोनों का जो होता है वो ये फार्मूला होता है। आप मैथ में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे भी एक बार, और शुरू में मैंने बताया था कि जब ऐसा मतलब टर्म आता है कि दो जो क्रॉस प्रोडक्ट है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब इसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस इतना होता है। यहाँ से देखो वही टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे, बस यही करेंगे कि जो आपका जहाँ भी ये थ्री टर्म आ रहा है, दो क्रॉस और एक, मतलब यहाँ पे देखो दो क्रॉस के साथ ई हमारा क्या है, डेल क्रॉस इस जो है वेक्टर है और इसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये हमने फार्मूला यूज किया। यहाँ फार्मूला यूज करोगे उसको क्या करोगे, इसको फार्मूला जैसे हमने बताया कि इन दोनों का क्या होगा, ये बाहर एच आएगा और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर माइनस इन दोनों का मतलब क्या होगा, ये जो है ना एच क्रॉस ई का हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे लिख के हमको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बस हम यही कहेंगे कि जो हमने ये फार्मूला बताया, जब इस फार्मूला पे आप इसको लिखोगे, जब लिख लोगे तो आगे कुछ नहीं करना है। जब फार्मूला को लिख के आप रीअरेंज करोगे ना, आप अभी शुरू में ही हमने बताया था कि इसके बराबर ये जो फार्मूला, ये जो इक्वेशन है ना, इसके बराबर हमने इतना प्रूफ किया है वेव इक्वेशन में। तो जब आप डॉटिंग करने के बाद, ये मतलब जो भी हमने बताया फार्मूला यूज करने के बाद जब आगे करोगे तो आगे आपका इतने के बराबर इतना आ जाएगा। एंड दस इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, मतलब क्या करेंगे, म्यू नॉट एच बाई टू, जैसे भी लिखा है आप एक बार देख लेना। और जब रीअरेंजिंग, लास्ट में रीअरेंजिंग करोगे, रीअरेंजिंग करने के बाद ये जो है ना ई क्रॉस एच एक साथ आ जाएगा और ये जो है एक साथ आ जाएगा। तो अप्लाइंग अब क्या करेंगे, जब ये रीअरेंजिंग कर लेंगे, रीअरेंजिंग करने के बाद आप सोचोगे कि मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख के समझाना इतना आसान नहीं है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा, किसी के समझाने से भी समझ में नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सब कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बस बता दिया कि जो आपका यहाँ पे ये जो है ना मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को यूज करेंगे। बस मैंने भी ऐसे याद किया था, इन दोनों को यूज करके हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूले से जितने भी हमने ई से ये मल्टीप्लाई किया है, इनको जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई तो बताएंगे नहीं, आप बीटेक सेकेंड ईयर में हो। सिंप्लीफाई करने के बाद जब रीअरेंजमेंट करोगे तो लास्टली डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करोगे एलएचएस में। जब डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करोगे तो ये ही हमारा क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है। ये टोटल पावर लिविंग बता रहा है, टोटल पावर लिविंग बता रहा है। और ये जो है रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोरेज, अब एनर्जी स्टोरेज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना पढ़े थे ना, हाफ ई, जो इफाइलन नॉट ई के बराबर होता है। और जस्ट चलो बाद में फ़ोन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना एनर्जी स्टोरेज इतना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इतने के बराबर होता है। रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोरेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अभी शुरू में ही हमने बताया था कि ये ओमिक लॉस के बराबर होता है। तो ये जो लाइन है ना, जब भी आपके 7 नंबर में पॉइंटिंग वेक्टर है तो ये लाइन लिखना मत भूलना। हमारे एग्जाम में आया था, हमने बहुत अच्छे से लिखा था। मुझे उम्मीद है कि कोई भी टीचर चेक किया होगा तो 6 नंबर तो दिया ही होगा, बहुत अच्छे से हमने डिपिक्ट किया था। तो लास्टली आप लिखोगे कि जो पॉइंटिंग वेक्टर, ये जो आपका एलएचएस है, एलएचएस यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही एलएचएस को हमने लिखा हुआ है कि इसको हम ई क्रॉस एच को ना, ई क्रॉस एच को हम वेक्टर पी से हम मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो इफ रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी वेक्टर एसोसिएटेड विद ई एम फील्ड एट गिवन पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ओवर क्लोज सरफेस गिव नेट पावर फ्लोइंग थ्रू आउट द सरफेस। मतलब सरफेस, यहाँ पे देखो सरफेस इंटीग्रल जो भी होगा, स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम कहाँ यूज करते हो भाई, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं ना, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोरेज, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल पावर लिविंग इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी, और ओमिक लॉस जो हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो हमारा टोटल पावर लिविंग एट अ वॉल्यूम आएगा। तो यही यहाँ पे समझा रहा है। तो लास्टली जब पॉइंटिंग वेक्टर का अगर डिफिनेशन हम बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर स्टेट दैट द नेट पावर फ्लोइंग आउट गिवन वॉल्यूम इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीजमेंट एनर्जी स्टोरेज। अभी बताया था ना कि क्या होता है, आपका पॉइंटिंग वेक्टर इज नेट पावर फ्लोइंग आउट गिवन सरफेस इज इक्वल टू द टाइम रेट डिक्रीज, अभी डिक्रीज कर रहा था ना एनर्जी स्टोरेज, माइनस ओमिक लॉसेज, इट शुड नॉट पी नॉर्मल टू द, जो हमारा पी होता है ना यही लिख रहा है,
पी जो है ना, जहाँ भी ये मतलब क्रॉस होता है, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों क्या है, मतलब हमारा जो टोटल पावर लॉस है इनके बराबर है, मतलब इसके एनर्जी स्टोरेज माइनस ओमिक लॉस के बराबर है। तो इतना आप अगर लिख लेते हो, अगर इसका मतलब जितना भी हमने बताया अगर इतना लिख लेते हो, तो ये मत सोचो कि आपको 7 नंबर या 6 में 7 में 6 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लिखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव अब दूसरा टॉपिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन से जानते हो, रिफ्लेक्शन जो है 3 टाइप का होता है। पहला जो है इंसिडेंट वेव में पढ़ेंगे। देखो ये हमारा इंसिडेंट में ई और एच दोनों का यूज करेंगे, ये रिफ्लेक्शन हो गया, और ये ट्रांसमिटेड वेव हो गया। तो इसका डेरिवेशन होता है, आप डेरिवेशन देख लेना। आप डेरिवेशन बताने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, 34 मिनट हो गया। अभी आगे भी आपको समझाना है थोड़ा। रिफ्लेक्टेड वेव में आपका जो मतलब इक्वेशन आता है, ये कैसे आता है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आप देख लेना, आप तो ज़रूर पढ़े ही होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। बस इतना कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लेना, ज़रूर देख लेना। तो मतलब ये इंसिडेंट के लिए यूज करते हैं। ये जो होता है हमारा इंसिडेंट में ई और एच दोनों का यूज करके। उसके बाद ट्रांसमिटेड वेव में इतना होता है, दोनों को मतलब सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा मतलब ई आर, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो गया और ये ट्रांसमिटेड, ये दो हम फाइंड करते हैं। और जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ना, ये पिछली बार 2 मार्क्स में आया था। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम मतलब इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई आर नॉट। देखो ये याद करने का तरीका है, रिफ्लेक्शन अपॉन इंसिडेंट माइनस ये जो है इसे क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है म्यूटू नहीं, कुछ भी है। एक्स टू नहीं है, मीडियम है, मीडियम टू, यस, मीडियम टू माइनस मीडियम वन, और ये मीडियम टू प्लस, मतलब यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये पिछली बार आया था, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे लिखने के बाद ई आर नॉट जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है ना, मतलब जब आगे सॉल्व करोगे तो इतने के बराबर होता है। उसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में क्या होगा, देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट याद करने का बस यही फॉर्मूला, मतलब यही ट्रिक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन अपॉन इंसिडेंट होता है, और यहाँ पे जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पूछेगा तो ट्रांसमिशन अपॉन एफिशिएंट मतलब इंसिडेंट होता है। तो ये जो होता है टू, जो आपका मीडियम टू है, अब प्लस मीडियम टू प्लस मीडियम वन होता है, ये इतने के बराबर होता है। तो आप देख लेना आगे, आगे तो आप देख ही सकते हो। तो आगे हम बात करें तो जैसे है सब कुछ प्रूफ आप देख लेना। आगे हम देखते हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है आपको हम समझा दे रहे हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब जैसा मैंने बताया 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टॉपिक जो होता है ट्रांसमिशन लाइन, ये प्रीवियस ईयर में ट्रांसमिशन लाइन जो है ना, ये आया हुआ था। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इक्वेशन ये भी आता है। एक मिनट, ट्रांसमिशन लाइन कहाँ गया, ट्रांसमिशन लाइन ऊपर गया क्या, ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन पिछली बार आया था। ट्रांसमिशन लाइन आर द कॉमन यूज इन द, मतलब जो ट्रांसमिशन आप अभी शायद नहीं पढ़ोगे, ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे। ट्रांसमिशन लाइन द कॉमनली यूज पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो थ्रू कम्युनिकेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी में हम ट्रांसमिशन लाइन जो है ना उसका यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। ये सब थ्योरी आप पढ़ना, और इसका डेरिवेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर जो होते हैं RLC, हाँ इसका पूरा पढ़ने वाले हो। RLC जब पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ोगे ना, RLC, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, पाई मॉडल, टी मॉडल, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। तो अगर यहाँ आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो आगे और डिफिकल्टी होने वाली है। तो यही है ट्रांसमिशन लाइन। देखो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा पावर जो होता है ना, पावर जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट होता है। तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए ना, जैसे आप जानते होंगे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो होता है हमारा पावर को जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं बड़े बड़े टावर से। तो जब टावर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सॉरी ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें हमारा जो वायर होता है, एक वायर में क्या होगा, जैसे ये वायर है, वायर में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होने के कारण इंडक्टेंस भी होगा, और उसमें कैपेसिटेंस भी आएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे, मतलब ये जैसे आप देखे होंगे एज ए टावर होते हैं, ठीक है, टावर हो गया, ठीक है, यहाँ पे टावर हो गया, तो इसके बीच में जो है ना हम बहुत लंबे लंबे वायर यूज करते हैं, और इसके बीच में हमारा इंसुलेटर मीडियम होता है, और इसके ऊपर जो है ना बहुत हाई हमारा पोटेंशियल जाता है। तो इनके कारण हमारा ईयर जो होता है ना, कोरोना इफेक्ट जो भी है, फ्रेंटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, बहुत चीज़ पढ़ने वाले हो। हमारा पावर सिस्टम फर्स्ट में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ से आप पढ़ोगे कि जो सीरीज LR जो होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम हमने बताया, तो ये सब आएगा वहाँ पे।
तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये EMFT के अकॉर्डिंग जो है ना ओवरव्यू दिया हुआ है। तो इसका भी आप ट्रांसमिशन लाइन वही है, यहाँ पे देखो ये जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन मतलब ये वायर का हमारा रेजिस्टेंस हुआ, हमने वायर दिखाया। और यहाँ पे मतलब RL जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये कोएक्सियल लाइन है। यहाँ पे जनरेटिंग से लोड तक हमारा क्या हो रहा है, जनरेशन से लोड। देखो मैंने बताया ना, सबसे पहले हम जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट करने के बाद हम यूटिलाइज करेंगे पावर को, हमारे घर तक आता है। तो यही यहाँ पे दिखाया है कि लोड हमारे घर पे ही लोड लगाते हैं ना। जो भी लोड क्या होता है, जो भी लोड होता है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से तो लोड समझिए होगा। लोड क्या होता है, किसी टाइप का एनर्जी कंजप्शन। जैसे आप अपने घर में हीटर लगाओ या अपने घर में जो भी चीज़ लगाओ, फैन लगाओ, एक टाइप का लोड है। तो यहाँ से हमारा जनरेशन हो रहा है, जनरेशन से लेके हम क्या, देखो यहाँ पे हमारा जनरेशन हो रहा है, जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारा लोड तक आया हुआ है। अब इसका प्रूफ होता है, आप प्रूफ देख लेना। प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ हमने कम से कम 4 से 5 बार किया था, और ये आ भी गया था। लेकिन मतलब यही होता है ना कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर भी आ गया था और ट्रांसमिशन वाला भी आता है। तो हमने पॉइंटिंग कर लिया, क्योंकि पॉइंटिंग थोड़ा आसान था और मतलब उसमें उतना डेरिवेशन नहीं करना है, तो टाइम को कंज्यूम करना होता है। सॉरी, टाइम को कंज्यूम नहीं, टाइम को हमें मैनेज करना होता है। टाइम मैनेज करने के लिए हमने पॉइंटिंग किया। तो आप भी ज़रूर जब 2 से 3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का ये डेरिवेशन ये समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे मतलब इसमें केवीएल देखो, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा केवीएल है ना, इसमें केवीएल यूज करते हैं। पहले इधर हमने केवीएल यूज किया, फिर इधर यूज करेंगे, और दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर हम फाइंड कर लेंगे। तो बस कुछ नहीं है। फाइनली हम जैसे जैसे आगे इसमें बढ़ेंगे, डेरिवेशन आप देखोगे, और यहाँ पे जो आएगा ये फाइनली ये याद रखना होता है। ये हमारा जो है इक्वेशन, मतलब ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इक्वेशन 7 एंड 8। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, मतलब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। मतलब एक बार सेकेंड ऑर्डर में डेरिवेट करने के बाद ये इतने के बराबर होता है, और इतने के बराबर होता है। तो इसका जो है मैथ में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा। अब यही इक्वेशन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, आई के लिए भी और वी के लिए भी। और यहाँ से फिर से अल्फा बीटा गामा का मतलब अल्फा बीटा गामा आता है। अल्फा जो है एटोमिनेशन कांस्टेंट नेपर पर मीटर होता है, हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट मीटर इनवर्स होता है, और बीटा जो होता है फेज शिफ्ट कांस्टेंट होता है। ये तीनों जरूर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये पिछली बार भी आया था और इस साल भी आ ही सकता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। यहाँ पे जेड नॉट जो होता है, मतलब जो होता है ना हमारा, अभी आपने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा, ट्रांसमिशन लाइन में लॉसलेस लाइन आता है। लॉसलेस लाइन क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन सेड टू बी लॉसलेस व्हेन कंडक्टर ऑफ द लाइन परफेक्ट। जहाँ मतलब ये जो आपका सिग्मा जो कंडक्टिविटी कंडक्टर का है, वो कंडक्टिविटी देखो सिंपल है भाई। लॉसलेस लाइन किसे कहेंगे, लॉसलेस जिसमें कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है। जैसे हमारा यहाँ से मान के चलो आपके कॉलेज से आपके गेट तक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो जिस भी कॉलेज में हो, अगर वायर से इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करा रहे हो, तो इसमें लॉसलेस लाइन कब होगा, जब आपका ये कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है ना इनफाइनाइट होगा। मतलब बहुत ही मतलब मान के चलो आप सिल्वर का, आप जानते हो कंडक्टिविटी जो होता है सबसे ज़्यादा कॉपर में होता है। कॉपर की जगह अगर सिल्वर लोगे तो उसका कंडक्टिविटी जो होगा इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। तो वही लॉसलेस, मतलब उसमें लॉस होगा ही नहीं, उसे लॉसलेस लाइन कहते हैं। लॉसलेस लाइन में आर और जी जो होता है ना, ये दोनों जीरो के बराबर होता है, उसमें रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तभी तो उसमें लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि लॉसेस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा होगा आपने। तो यही है, बस आप कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट हमने बता दिया। अभी डेरिवेशन कैसे होता है, डेरिवेशन आप जब देखोगे कि आप प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, जब आपने एक बार क्लास में पढ़ा होगा, और जब ये आप PDF पढ़ोगे या जो भी आप नोट्स पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, क्वांटम पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने बस आपको बताया कि ये मतलब लॉसलेस लाइन है ना, ये पिछली बार आया हुआ था, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। डिस्टॉर्शन लाइन क्या होता है, डिस्टॉर्शन लाइन किसे कहते हैं, जब R अपन एल इक्वल टू G/C के बराबर होता है। R अपन एल रेजिस्टेंस अपन इंडक्टेंस इक्वल टू ये G अपन C के बराबर होता है। ये C जो होता है हमारा इंडक्टेंस कंडक्टेंस जो भी होता है इसके बराबर होता है। आगे जब प्रूफ करना तो ये हमारा जो होता है इतने के बराबर आ जाता है। जब तक आप मतलब ये प्रूफ नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। तो बस 5th यूनिट के लिए इतना ही। 5th यूनिट मतलब क्या, आपका जो 5th यूनिट मीन्स यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमने जनवरी में इनिशिएटिव लिया था, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर 5th तक आपका EMFT बिल्कुल हमने अच्छे से कवर किया।
जहाँ हमने अच्छे से कवर नहीं किया, जैसे यूनिट नंबर 5th में जो भी टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हमने डिपिक किया, और हम आपको बताया भी कि मतलब जो आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कोशिश किया बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन 5th यूनिट को हमने इतना अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि अभी हमारा क्लासेस चल रहा है, क्लासेस चलेगा तो हम इसको नहीं पढ़ सकते। बस जितना हेल्प हो सका मेरे तरफ से हमने हेल्प किया। अब आप जितना हेल्प मेरे कर सकते हो आप करो, जितना वीडियो को शेयर करोगे आपका भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा। थैंक यू।